A very good morning, students. Today we are going to start our civics third chapter or books 26th chapter, that is the parliamentary system. Beta, our government is having three organs, that is legislative, executive and judiciary. Means the overall work of our country is handled by our government, and our government is divided into three different organs, that is legislatives, executives and judiciary. The overall work of our government is done by these three organs. Now, what legislative body do? Legislative used to take the decisions. That's why it is also called as decision-making bodies. Legislative means our overall ministers, our prime minister resides at the legislative body, forming the legislative body, and this legislative body used to take all the major decisions and other decisions. That's why this legislative body is also called as decision making body. Now what executives do? They used to implement these decisions taken by the ministers. That's why it is called as implementing body. This is also called as implementing बॉडी. ठीक है, इस लेवल पे सारे मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव लेवल पे आरएस, आईएएस, सारे ब्यूरोक्रेट्स और हाई लेवल जो ऑफिशियल्स, एजुकेटेड ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो सारे होते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज. एंड ऑल द डिसीजन टेकन बाय अवर लेजिस्लेटिव बॉडी और मिनिस्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड बाय दीज एग्जीक्यूटिव बॉडीज. मतलब सिर्फ ये अपना डिसीजंस बता देते हैं मिनिस्टर कि कंट्री में ये होना चाहिए. ठीक है, अब वो कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे आगे आएगा, वो डिसाइड करते हैं. वो काम है एग्जीक्यूटिव्स का. ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज पे सारे हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी में आते हैं हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो अदर कोर्ट्स है ना, ये सारे कोर्ट्स. तो इन केस जो डिसीजंस लिया हमारे मिनिस्टर्स ने और जो इम्प्लीमेंट किया हमारे एग्जीक्यूटिव्स में, उससे रिलेटेड अगर सोसाइटी में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, मीन्स जनरल पब्लिक उन डिसीजंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है या कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या कह सकते हैं बॉडी, दैट इज जुडिशरी. ठीक है, जुडिशरी क्या करता है इन डिस्प्यूट्स को. तो डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी भी कहते हैं इसको. इसमें सारे अपने कोर्ट्स आते हैं. लेजिस्लेटिव पे सारे मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव पे सारे हाई लेवल ऑफिशियल्स और जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जजेस. ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दिस इज कॉल्ड अ जुडिशरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्प्यूट सॉल्विंग बॉडी. तो दीज आर द थ्री ऑर्गन. मेनली यही तीन ऑर्गन्स के थ्रू जो है हमारी पूरी कंट्री, हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है रन करती है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अवर गवर्नमेंट ऑर्गन्स. बेसिकली हमारे इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट है? वी आर हैविंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैसी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट है. तो अवर पार्लियामेंट इज हैविंग थ्री different levels or houses या membership. One Lok Sabha, second Rajya Sabha and President. All three bodies are the part of Parliament. Lok Sabha बेटा at central level. Main जो वर्क होता है लोक सभा सेंट्रल लेवल पे, राज्य सभा स्टेट पे, डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग बॉडी, एंड द प्रेसिडेंट यू नो ऑफ अवर कंट्री और नेशन. These three are the part or members of our parliament. So in India we are following the parliamentary form of government. Why the makers of our constitution decided to follow the parliamentary form of government? Because it is better than the presidential form of government. Means rather giving power to one individual, it is better to give power to the different organs, so the decision could be implemented properly in the nation. समझ में आ रही है? एक बंदे के हाथ में पावर देने से अच्छा है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए, ताकि देश में जो है प्रॉब्लम अराइज ना हो, वर्क इजीली कंडक्ट हो सके. दैट्स व्हाई द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन decided to have the parliamentary form of government, and the parliament is having three members or three organs: Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Lok Sabha at central level, Rajya Sabha at state level, and President overall President of the nation. Now we are going to discuss one by one each house. First we will discuss the Lok Sabha. So first Lok Sabha. Lok Sabha is also called as House of People or Lower House.
वाई हाउस ऑफ पीपल? बिकॉज पीपल यूज टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा थ्रू वोटिंग। हम लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा को, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल। बेटा दिस हाउस इज हैविंग मैक्सिमम पावर और ओवरऑल पावर। राज्यसभा के ऊपर होता है लोकसभा, जो मेन पावर होती है ना पूरी कंट्री की, वो लोकसभा के पास होती है। इवन देन दिस हाउस इज कॉल्ड एज लोअर हाउस। सिर्फ इसको बोलने में आता है। राज्यसभा को अपन बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास पावर कम है राज्यसभा के, पावर तो मैक्सिमम इसी के पास ही है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल। नाउ कंपोजिशन मीन्स ओवरऑल कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में? तो देयर आर 552 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, 530 मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ओवरऑल इंडिया में जो है सारे स्टेट्स है ना, उन स्टेट्स को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी आपको बता रही हूँ। तो ओवरऑल इंडिया को, कंट्री को, सारे जो स्टेट्स है हमारे, उनको 552 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन 552 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 530 जो मेंबर्स हैं वो सारे स्टेट्स के होते हैं। रिमेनिंग जो अपन कह सकते हैं 20 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, और 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है अपने हिसाब से। इफ द प्रेसिडेंट फील्स कि उन एंग्लो जो इंडियन कम्युनिटी है उनको समाज में बराबरी नहीं दी जा रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, धीरे धीरे वो कम्युनिटी लो होती जा रही है, ऐसा अगर प्रेसिडेंट को फील होता है तो वो 2 मेंबर्स अपनी तरफ से उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इलेक्ट करता है। तो ओवरऑल 552 मेंबर्स हैं, और वो कम ज्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। एट प्रेजेंट इंडिया में 545 मेंबर्स हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है ओवरऑल 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें 545 मेंबर्स हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है इलेक्शन लड़के। अब बनने के लिए कुछ जो है रूल्स और रेगुलेशंस भी होंगे। तो 25 years of age must be there, means is compulsory for becoming the member of Lok Sabha. Second thing, the person must be the citizen of India. Indian citizen होना जरूरी है। थर्ड थिंग, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? अनसाउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मीन्स मेंटली फिट होगा इंसान तो ही वो इलेक्शन लड़ सकेगा। थर्ड थिंग, इफ he is the member of any other office of government department, किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मेंबर है तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। एक नॉर्मल बंदा जो गवर्नमेंट जिसकी जॉब नहीं है वही इलेक्शन लड़ सकता है। एंड वन मोर थिंग, he should not have the citizenship of any other country, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मेंबर होना चाहिए। तो these are the eligibility criteria for fighting the elections for becoming the member of Lok Sabha। नेक्स्ट दे रखा है टर्म। तो बेसिकली लोकसभा का जो ये ऑफिस है, ये जो गवर्नमेंट है, कितने साल तक वर्क करती है? 5 years। आफ्टर एवरी 5 years जो है फर्दर इलेक्शन होते हैं और नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है। तो ये फिक्स टर्म है बेटा, बट इन सर्टेन केसेस जो है ये चेंज भी हो सकती है टर्म। किस केसेस में? इमरजेंसी के केस में। इमरजेंसी कैसे? अभी रिसेंट एग्जांपल अगर हम कोरोना का ले ले, सपोज इस साल हमारे देश में 5 साल हो गए गवर्नमेंट को, इलेक्शन होने वाले होते, सपोज एग्जांपल दे रही हूं मैं, अगर इलेक्शन होने वाले होते तो क्या इस कंडीशन में इलेक्शन हो सकते? दिस इज द टाइम ऑफ पैंडेमिक, दिस इज द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ऐसे में इलेक्शन आगे खसक जाते अगर होते तो इस सिचुएशन को अपन कहते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी में ये टर्म खसक सकती है। सेकेंड थिंग, अगर जो है वो लोकसभा के मेंबर जो है अपनी खुद की सरकार को डिसॉल्व कर दे, मेंबर्स पार्टी को छोड़ के चले जाए। एक फिक्स रूल्स होते हैं कि भाई इतनी जो है अगर मेजोरिटी मेंबर्स विन करके आएंगे तो ही वो सरकार अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। अगर उतने मेंबर्स नहीं रहते लोकसभा में, 5 साल से पहले ही पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं मेंबर्स, तो फिर प्रेसिडेंट जो है पार्टी को डिसॉल्व कर देता है और 5 साल से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। तो 2 कंडीशन में इलेक्शन जो है 5 साल से पहले और बाद में हो सकता है, इमरजेंसी टाइम में और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी। ठीक है, अदरवाइज फिक्स टर्म क्या है? 5 years में इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट दे रखा है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन क्या है कि एवरी 5 years बाद इलेक्शन होते हैं। जो 18 years के जो सिटीजन है इंडिया के, वेदर मेल फीमेल रिच पुअर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जो है जो भी 18 years का है दे कैन गिव द वोट। एवरी 5 years में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं
फिर मैंने आपको एक बात बताई, कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स पूरी कंट्री कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होती है, 552। अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है बेटा, पूरा जो इंडिया का जितने भी स्टेट्स है क्या इक्वल है, कोई स्टेट बड़ा है एरिया वाइज, कोई कम है, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं स्मॉल है। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करना कि किस स्टेट में से जो है कितने जो है मिनिस्टर चुन के आएंगे, तो इसलिए पूरे देश को पॉपुलेशन वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। सपोज एग्जांपल अगर डिसाइड किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 20 लाख पीपल होंगे, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने पीपल होंगे, 20 लाख, तो 20 लाख पे वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां तक 20 लाख की पॉपुलेशन है तो वो पूरा एरिया माना जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस तरह से हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है और ओवरऑल इंडिया में पॉपुलेशन, ये जस्ट एग्जांपल है बेटा, 20 लाख ओवरऑल इंडिया में एक फिक्स पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश को जो है इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक ही बंदा विन करता है। खड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, टिकट तो बहुत ज्यादा आपको मिल जाती है, पर इलेक्शन होने के बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन इलेक्ट होके आता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग खड़े होते हैं, विन करते हैं, 18 ईयर्स की एज के लोग वोट करते हैं और फिर जो है पहले जो टाइम में था वो बैलेट पेपर पे वोट होते थे, लोग थंब इंप्रेशन लगा के जो है वोट करते थे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स आ गए हैं जिसमें बटन प्रेस करके वोटिंग की जाती है, रिजल्ट डे पे रिजल्ट अनाउंस होता है और जिस पार्टी को मैक्सिमम जो वोट्स मिलते हैं वो पार्टी को प्रेसिडेंट कॉल करता है फॉर टेकिंग ओथ, ठीक है, शपथ लेने के लिए या पार्टी पावर में आने के लिए, और जो पार्टी लूज कर जाती है उसको बोला जाता है अपोजिशन पार्टी। फर्दर आपकी बुक में पेज 182 में दे रखा है स्पीकर्स। अब स्पीकर्स कौन होते हैं बेटा, स्पीकर्स में जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद जब लोकसभा बनती है तो लोकसभा के राज्यसभा के इन सबकी मीटिंग्स होती है ना, तो मीटिंग्स का हेड कौन होता है लोकसभा में, स्पीकर। स्पीकर कहां से आता है, जो पार्टी पावर में आ गई ना बेटा, जो विन कर गई, उस पार्टी में से ही एक मेंबर होता है स्पीकर, ठीक है। और जब स्पीकर को स्पीकर बना दिया जाता है उसके बाद वो किसी का भी फेवर नहीं ले सकता, अपनी पार्टी का भी नहीं ले सकता और अपोजिशन पार्टी का भी फेवर या अगेंस्ट में नहीं जा सकता, उसको न्यूट्रल इम्पार्शियल रोल प्ले करना पड़ता है, डिसीजंस देने पड़ते हैं, मीटिंग करवानी पड़ती है। और अपने जो फर्स्ट स्पीकर रहे हुए हैं वो जीवी मवालंकर रहे हुए हैं। अब है राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा क्लियर है, नाउ आई एम मूविंग टू राज्यसभा। नाउ राज्यसभा, बेटा राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस। जैसे लोकसभा को मैंने बताया था लोअर हाउस बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपर हाउस। वो हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है उसको क्योंकि वहां पे पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं लोकसभा में, और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को, इसके लिए कोई इलेक्शन कोई वोटिंग नहीं होता है। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कंपोजिशन क्या है लोग राज्यसभा का 250, जैसे उसमें 552 मेंबर्स थे, इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। 250 मेंबर्स में से 238 जो है स्टेट के होते हैं और रिमेनिंग यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। जैसे उसमें मेंबर बनने के लिए जनरल सिटीजन की 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। बाकी कंडीशन सेम है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए, किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए। टर्म्स जैसे वो 5 ईयर्स के लिए होती थी लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा जो है 6-6 साल में बदलती है और हर 2 साल में जो है राज्यसभा के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर 2 इयर्स में 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। मीन्स ये जो 6 साल है ना, इस 6 साल में हर 2-2 साल बाद नए मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव, क्योंकि इसके लिए कोई इलेक्शन तो होते नहीं है, इनको इंटरनली इलेक्ट किया जाता है, तो हर 2-2 साल में जो है 1/3 जो मेंबर है राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। इसको मतलब जैसे लोकसभा को अपन कह रहे हैं कि इमरजेंसी में डिसॉल्व भी कर लेते हैं, एक्सटेंड भी कर देते हैं, इसको ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, डिसॉल्व नहीं किया जाता। इसके मेंबर्स जो फॉल्ट में पाए जाते हैं उनको 1/3 मेंबर्स को या इन जनरल कंडीशन में भी रिटायर कर देते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है परमानेंट हाउस, क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई दिस हाउस इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट हाउस। अब न्यू जो अपना है हेडिंग है दैट इज फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो बेसिकली 4 फंक्शंस दे रखे हैं पार्लियामेंट के। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, पार्लियामेंट जो है जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नए नए लॉज को इंट्रोड्यूस भी कर सकती है
ओल्ड लॉज को चेंज भी कर सकती है, और चाहे तो जो लॉज चल रहे हैं उनको अमेंड मीन्स उनमें कुछ बदलाव भी कर सकती है या कुछ लिटिल चेंजेस भी कर सकती है। देन है फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम। जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की जो ओवरऑल इनकम है उसको कंट्रोल करती है। देन कंट्रोल्स ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो लोकसभा है, जो पार्लियामेंट है, वो एग्जीक्यूटिव्स को, ऑफिशियल्स को भी कंट्रोल करती है। एंड ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंट्री इज अवेलेबल विद द पार्लियामेंट। अब एक एक फंक्शन को अपन सेपरेटली देख रहे हैं। So functions of parliament, introduction of laws. So parliament can introduce laws, or I have already told you that change the law or can amend the law. Or basically laws are passed in the form of a draft or a bill. बिल के रूप में जो है कोई भी लॉ जो है पास करती है पार्लियामेंट, डिसीजन पास करती है टू एग्जीक्यूटिव। और बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ बिल्स होते हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं या अमेंडमेंट्स करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ऑर्डिनरी बिल किसी भी टॉपिक पे, किसी भी डिसीजन से रिलेटेड कोई भी नया लॉ बनने जा रहा है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। और मनी बिल मीन्स मनी रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन और बिल पास होता है मनी बिल। कैसे मनी बिल? मनी मीन्स रेवेन्यू रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, कि जनरल पब्लिक पे किस पे क्या टैक्स लगाना है, कहाँ से कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट फंड कलेक्ट करना है, या गवर्नमेंट किसी से जो है लोन ले रही है, किसी कंट्री से या बैंक से किसी इमरजेंसी के लिए, तो वो बिल्स हैं, वो लॉज हैं। प्लस गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है इमरजेंसी फंड से या कंटीजेंसी फंड से, तो वो सारे जो बिल्स हैं दे आर कॉल्ड एज मनी बिल्स। ठीक है, अब ये जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है, हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। तो इसके लिए 3 डिफरेंट स्टेजेस होती है जिससे जो है वो बिल जो है फाइनली एक लॉ का रूप लेता है। तो ये मैं रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटा। पेज नंबर 183, how a bill becomes a law. There are certain stages that a bill has to pass through before it becomes a law. सबसे फर्स्ट स्टेज होता है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। The person who introduces the bills delivers a speech to explain the purpose, and जो भी मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर जो उस बिल को वो डिसीजन लेने जा रहा है, वो लॉ पास करने जा रहा है, जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, वो मिनिस्टर, वो पर्सन जो है सबसे पहले जो है मीटिंग जो होती है वहां पे उस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा, एक्सप्लेन द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिल, वो जो लॉ बनने जा रहा है उसका इंपॉर्टेंस बताएगा। बिल तब तक बोले जाएगा जब तक कि वो लॉ बन के समाज में इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, पास नहीं हो जाता, तब तक उसको लॉ को लॉ नहीं बोलते, उसको बिल ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी मिनिस्टर, जो भी पर्सन उस बिल को बनाना चाहता है वो मीटिंग में उसे इंट्रोड्यूस करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस, रीजन बताएगा, इंपॉर्टेंस बताएगा। कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, और जितने भी मेंबर्स मीटिंग में बैठे होंगे लोकसभा के या पार्लियामेंट्री मीटिंग में, उन सबको एक एक कॉपी उस बिल की दी जाती है। सेकेंड स्टेज क्या होता है, सेकेंड रीडिंग। द बिल इज डिस्कस्ड इन डिटेल, अब डिस्कस किया जाता है, सबको एक एक कॉपी मिल गई, सब मिलकर डिस्कस करते हैं डिटेल में। दोज हु आर इन फेवर गिव देयर आर्गुमेंट स्टेटिंग व्हाई इट इज नेसेसरी, और जिनको वो बिल सही लगता है, लॉ सही लगता है, वो अपना मत देते हैं, अपना फेवर देते हैं कि हाँ हम इस बिल के फेवर में अपना वोट देते हैं, और क्यों फेवर में वो रीजन भी बताते हैं। Those who oppose it point out its weakness, और जो उस बिल के खिलाफ होते हैं मेंबर्स, वो उसकी वीकनेस बताते हैं कि क्यों ये बिल जो है लॉ नहीं बनना चाहिए। मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, और हो सकता है मेंबर्स को अच्छा लग रहा है पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही है बिल में, तो वो चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हैं। समटाइम द बिल इज सेंट टू अ सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी फॉर फर्दर डिस्कशन, और काफी बार बिल को रोक दिया जाता है, कोई डिसीजन नहीं निकल के आता कि पास करना है कि नहीं करना, तो उसको फर्दर एक कमेटी होती है वहां पास कर दिया जाता है ताकि शांति से उसको फिर डिस्कस किया जा सके। अ सेलेक्ट कमिटी इज अ स्पेशल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउसेस वेयर द बिल हैज ओरिजिनेटेड, जिस हाउस में जहां से वो बिल निकल के आया है, उस बिल के उस हाउस के मेंबर्स होते हैं जो उसको वापस से डिस्कस करते हैं। ज्वाइंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों राज्यसभा और लोकसभा जो दोनों हाउसेस है ना पार्लियामेंट, उन दोनों के मेंबर्स से मिलकर एक कमेटी बनी होती है जहां पे बिल्स को वापस डिस्कस किया जाता है। फिर है थर्ड रीडिंग। इन दिस स्टेज द फाइनल फॉर्म ऑफ द बिल इज पुट फॉरवर्ड द
हाउसेज। अब फाइनली जो है डिस्कस करने के बाद बिल जो है हाउस के आगे रखा जाता है, फाइनल डिस्कशन टेक प्लेस एंड बिल इज पुट टू वोट। वापस वोटिंग होती है कि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स वोट, मेंबर्स कौन से, वो पार्लियामेंट के मीटिंग के, लोकसभा राज्यसभा के, अगर फेवर करते हैं 50% या 50% से ज्यादा लोग जो है उससे एग्री है तो वो बिल पास हो जाएगा। नेक्स्ट द बिल इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू द सेम प्रोसेस। और एक हाउस से निकल के फिर दूसरे हाउस में बिल भेजा जाएगा जहां पे वो सेम तरीके से वापस मीटिंग होगी। द अदर हाउस में पास द बिल और मे सेंड इट बैक टू विद सजेशन। और दूसरे हाउस में भी अगर उस बिल को पास, अगर राज्यसभा का बिल है तो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा का बिल है तो राज्यसभा के पास जाएगा। मीन्स दोनों हाउसेज में उसको पास होना जरूरी है और सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। और अगर दूसरे हाउस में भी अगर कुछ सजेशंस है तो वो वापस उसमें आगे सजेस्ट किए जाएंगे कि इसमें ये बदलाव होने चाहिए। एंड द फाइनल इज जॉइंट सिटिंग। A situation of deadlock arises if a bill is returned by the other house with some suggestion but the house where it originated does not accept those suggestion। अब ऐसे में प्रॉब्लम्स और जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस को मिलके मीटिंग करने की जरूरत कब पड़ती है, कब डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होती है, कब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज होती है, जब एक हाउस का बिल जो है उस हाउस में तो क्लियर हो गया कि आप पास कर दो, उस हाउस के मेंबर्स मान गए, दूसरे हाउस के मेंबर्स जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, बिल को वापस भेज देते हैं, मानने से मना कर देते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट देन सबमिट। अब ऐसे में प्रेसिडेंट का रोल आता है, प्रेसिडेंट को जो है शांति बनाने के लिए एक जॉइंट मीटिंग बुलानी पड़ती है। सच अ जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, जॉइंट मीटिंग का हेड कौन होगा, स्पीकर। The decision at the joint sitting is taken by a majority of total number of members of both the houses of parliament present and voting। फिर वापस से वोटिंग होती है, दोनों हाउसेस के मेंबर जॉइंट में बैठते हैं, वापस वोटिंग होती है, अगर 50% से ज्यादा वोट आ गए तो बिल पास हो जाता है। Once both the houses pass the bill, it is sent to the president for approval। अब दोनों हाउसेस में तो पास हो गया, अब बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। क्या प्रेसिडेंट की भी सहमति होनी चाहिए, इतनी आसानी से कोई लॉ नहीं बनता है। The president may also suggest some changes and send the bill back. However, the parliament may or may not accept these changes। प्रेसिडेंट भी चाहे तो कुछ बदलाव जो है सजेस्ट कर सकता है, कुछ सजेशंस दे सकता है, बट जैसे हाउसेस के केसेस में जो प्रॉब्लम होती थी ना, प्रेसिडेंट के केस में नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो सजेशन दे सकता है, अब पार्लियामेंट के हाथ में है कि प्रेसिडेंट के सजेशन को माने या न माने, ठीक है। प्रेसिडेंट का इतना जो है रोल लॉज में नहीं रहता है। इन सच अ केस द प्रेसिडेंट हैज टू साइन। अब पार्लियामेंट अगर कहेगी, प्रेशर करेगी प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट जो है उस बिल को ज्यादा रोक नहीं सकता। आफ्टर दिस द बिल बिकम अ लॉ। और इस तरीके से एक बिल जो है लॉ बनकर समाज में आता है, कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। सेकेंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट अपन ने क्या पढ़ा है दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं बेटा, अभी एक और पॉइंट बाकी, प्रोसीजर फॉर मनी बिल। द प्रोसीजर फॉर अ मनी बिल इज अ लिटिल डिफरेंट। अ मनी बिल कैन, ये जो अपन ऊपर डिस्कस किया दैट इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल लॉ कैसे बनता है, अब मनी बिल लॉ कैसे बनता है। द प्रोसीजर फॉर अ मनी बिल इज अ लिटिल डिफरेंट। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। अनलाइक अदर बिल्स, राज्यसभा हैज टू रिटर्न इट विद इन 14 days फ्रॉम द डे इट रिसीव द बिल। अब राज्यसभा के पास तो जाता है अप्रूवल के लिए, पर 14 दिन में राज्यसभा को अपना डिसीजन जो है देना पड़ता है। इफ द मनी बिल इज नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 days इट इज डीम्ड टू बी पास बाय द अदर हाउस। और 14 दिन में अगर राज्यसभा जो है मनी बिल पर अपनी सहमति देकर वापस नहीं भेजता है तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा सहमत है। अगेन इफ द राज्यसभा सजेस्ट चेंजेस इन द बिल इट इज नॉट बाइंडिंग अबाउट द लोकसभा टू एक्सेप्ट। राज्यसभा चाहे तो सजेशन दे सकता है मनी बिल पे, पर मनी रिलेटेड मैटर पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार होता है लोकसभा पे। जैसे अपन ने ऊपर ऑर्डिनरी बिल में बोला ना कि जैसे प्रेसिडेंट चाहे तो सजेशन दे, अब उसके पार्लियामेंट के हाथ में है माने कि नहीं माने। तो मनी बिल में अगर राज्यसभा लोकसभा को कोई चेंज करने को कहता है तो लोकसभा की मर्जी है, माने नहीं माने तो भी वो मनी बिल पास होकर ही रहेगा। तो ओवरऑल अधिकार मनी रिलेटेड मैटर्स जो है कंट्री के वो सिर्फ लोकसभा के हाथ में। राज्यसभा जो है एक तरह से डिपेंडेंट है लोकसभा पे रिलेटेड टू मनी रिलेटेड मैटर्स।
Again, if the Rajya Sabha suggests changes in the bill, it is not binded upon the Lok Sabha to accept them. The Lok Sabha thus has an upper hand in case of money. मैंने बता दिया, there is no provision for a joint sitting in case of, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की मीटिंग बुलाया जाए, उनको मनाया जाए. सारा जो राइट है मनी रिलेटेड मैटर पे वो लोकसभा का ही है. ऑर्डिनरी बिल्स आर ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स डील्स विद द अमेंडमेंट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं, तो उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. अब सेकेंड जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम. जो गवर्नमेंट की इनकम जो है पूरी, उसका पूरा फाइनेंशियली जो कंट्रोल है वो पार्लियामेंट देखता है कि कहाँ कैसे बजट इंट्रोड्यूस करना है, कैसे जो है जनरल पब्लिक पे टैक्स लगाना है, कैसे मनी कलेक्ट करनी है, कहाँ क्या स्पेंड करना है जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए. ठीक है, बजट मैंने बता ही दिया. बजट मीन्स गवर्नमेंट कहाँ से किस तरीके से जो है अमाउंट लगा के, टैक्स लगा के कैसे जो है अपनी इनकम रेज करेगी, दैट इज कॉल्ड एज बजट. थर्ड फंक्शन है पार्लियामेंट के कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. ऑब्वियसली जो 3 ऑर्गन्स हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव हायर ऑफिशियल्स हैं उनको पूरा कंट्रोल करता है पार्लियामेंट. जो एग्जीक्यूटिव है दे आर आंसरेबल टू द मिनिस्टर्स टू द पार्लियामेंट. अब ये भी मैं रीड करना चाह रही हूँ आपके लिए. रीड द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स. द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क. पार्लियामेंट जो ओवरऑल पार्लियामेंट है वो सारे मिनिस्टर्स के वर्क पर चेक रखता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्वेश्चन द मिनिस्टर्स अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो सारे मेंबर्स है पार्लियामेंट के ओवरऑल, दे हैव द राइट कि दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी मिनिस्टर रिगार्डिंग द कंट्री. किसी भी मिनिस्टर से किसी भी तरीके का क्वेश्चन किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को पूछना है तो वो पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग. दिस इज यूजुअली डन इन द क्वेश्चन आवर. एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर. ठीक है, ड्यूरिंग द 0 आवर विच स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर द मेंबर्स कैन रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. 2 आवर्स होते हैं, 2 पीरियड होते हैं, क्वेश्चन आवर और 0 आवर. क्वेश्चन आवर में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, और 0 आवर में पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी बात है, कोई भी दिमाग में माइंड में चीज है, वो 0 आवर में डिस्कस की जाती है कि देश की जनता के लिए करना चाहिए. If the members are satisfied with the functioning of the government, the Lok Sabha can pass a vote of no confidence to remove the government from power. और अगर मेंबर सेटिस्फाइड है सरकार से तो जो है, सॉरी, इफ द इधर गलत दे रखा है बेटा बुक में, नॉट वर्ड नहीं दे रखा है, ध्यान से देखना. इफ द मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट नहीं दिया हुआ है बुक में, विद द फंक्शनिंग. अगर मेंबर्स जो है लोकसभा के अपनी सरकार से खुश नहीं है तो वो जो है सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं, जिससे कि वो सरकार डिसॉल्व. मैंने बताया था ना कि 5 इयर्स होते हैं लोकसभा के, हर 5 साल में इलेक्शन होता है. पर इन केस ऑफ इमरजेंसी, और मैंने कहा इन केस जो है मिनिस्टर्स जो है हट जाते हैं या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शन पहले होते हैं. तो ये यहाँ पे अगर खुद के ही मिनिस्टर्स को अपनी ही सरकार से भरोसा हट जाता है तो वो क्या पास करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन. ऐसे में जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और इलेक्शन देश में वापस से होते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन. पार्लियामेंट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंट्री नेसेसरी टू द जनरल सिचुएशंस, नेसेसरी टू द मिनिस्टर. वो जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होनी चाहिए, सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, तो जो है वो सारा प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट अपन का हेडिंग है दैट इज द प्रेसिडेंट. लोकसभा राज्यसभा से समझा दिया, पार्लियामेंट के फंक्शंस बता दिए. इनको अच्छे से बेटा आप रीड करो पार्लियामेंट के फंक्शंस को. अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क. नाउ वी आर मूविंग टू द प्रेसिडेंट. Sorry student, what I feel still the chapter is long and some important portion is remaining, so I am planning to stop this class here. In next class we will study about the president and the prime minister, and question answer all I will give you in the next class. For today this is enough. Till here you read it properly, and if you have any confusion you can ask me. Till page number 184 I have completed
regarding Lok Sabha, Rajya Sabha and the functions of Parliament. And the President and remaining portion, that is the Prime Minister and Council of Ministers, I will teach you next class, and question answers homework also I will give you in next class. Okay students, thank you.